Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start our 6th lecture जिसके अंदर हम फ्लो चार्ट की कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और ये वही एग्जांपल्स होंगी जो हमने एल्गोरिथम्स को अंडरस्टैंड करते हुए की थी। आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ फ्लो चार्ट कि ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिथम की। उसके साथ हमने इसके इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया था और इसके सिंबल्स को हमने एक एक करके डिस्कस किया था कि इसके सिंबल्स के अंदर क्या क्या है, जिसके अंदर फ्लो लाइंस थी, प्रोसेसिंग सिंबल था, स्टार्ट स्टॉप सिंबल था, डिसीजन सिंबल, इनपुट आउटपुट सिंबल और पेज कनेक्टर्स थे। अगर आपका कोई लास्ट लेक्चर मिस है तो प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है और इसके अलावा आप इस चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर 10th कंप्यूटर को एक्सेस करके तमाम मिसिंग लेक्चर्स देख सकते हैं। और जी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फ्लो चार्ट नंबर 2। फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स। अब फ्लो चार्ट बनाने से पहले आपको पता होगा कि हमने 4 चीजें ज़हन में रखनी होती हैं, वही सेम बातें जो हम एल्गोरिथम बनाने से पहले सोचते हैं। और इस फ्लो चार्ट, इस प्रॉब्लम का हम एल्गोरिथम पहले बना चुके हैं, बस अब हमने उसको सिंबल्स की शक्ल से उसी एल्गोरिथम को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देनी है। हमने 3 अनइक्वल नंबर्स यूजर से इनपुट लेने और उन अनइक्वल नंबर्स के अंदर से जो सबसे बड़ा है वो हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। तो इसकी इनपुट के अंदर 3 अनइक्वल नंबर्स आ जाएंगे। उसके बाद हम एक एक करके एक नंबर को लेंगे और उसको बाकी 2 के साथ कंपेयर करेंगे कि अगर वो बाकी 2 से बड़ा है तो उसको प्रिंट करवा दिया जाएगा, वरना बाकी नंबर को रिमेनिंग नंबर्स के साथ कंपेयर करके इस तरीके से हम लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम कोई फ्लो चार्ट बनाते हैं तो सबसे पहले आता है स्टार्ट सिंबल। तो ये एक रेक्टेंगुलर राउंडेड कॉर्नर्स के साथ हमारे पास एक सिंबल के अंदर स्टार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर आपको, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनपुट लेंगे 3 अनइक्वल नंबर से। इनपुट और आउटपुट हमारे पास पैरेललोग्राम में आती है। हमने इनपुट ले ली, इनपुट A, B और C। अगेन यू कैन टेक दीज इनपुट सेपरेटली और इन अ सेम सिंबल। आप इनको अलग-अलग 3 पैरेललोग्राम में भी ले सकते थे, इनपुट A अलग, इनपुट B अलग और इनपुट C अलग, और इसके साथ साथ आप इनको इकट्ठा भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कि A, B और C से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा हो तो हम प्रिंट करवा देंगे कि A इज द लार्जेस्ट नंबर, और अगर नहीं तो फिर हम नेक्स्ट कंपैरिजन के ऊपर जाएंगे। अब जहां पर हमने डिसीजन लेना होता है कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो वहां पर हम एक सिंबल इस्तेमाल किया करेंगे जिसको डिसीजन सिंबल कहते हैं, और उसको डायमंड सिंबल भी कहा जाता है क्योंकि वो डायमंड शेप्ड है। ऑलराइट जी, ये हमारे पास सिंबल आ गया। डायमंड सिंबल के अंदर हमने मेंशन किया कि इफ A इज ग्रेटर देन B, ठीक है, एंड A इज ग्रेटर देन C। अब अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो इट मीन्स कि A सबसे बड़ा है, तो हम आउटपुट कर देंगे A को, और आउटपुट के लिए भी हमारे पास पैरेललोग्राम है। उसके बाद अगर A B से बड़ा नहीं है और A C से बड़ा नहीं है तो फिर हम नो वाली ऑप्शन के ऊपर आ जाएंगे और इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो लाइन को फॉलो करते हुए नेक्स्ट कंपैरिजन करेंगे जो कि B का होगा। इस कंपैरिजन के अंदर हम देखेंगे जी, अगर B A से बड़ा है और B C से भी बड़ा है तो इसका मतलब है B तीनों नंबरों में सबसे बड़ा है, आउटपुट कर देंगे B को। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब है कि इन तीनों में अब सिर्फ एक ही सिंबल बचा है, दैट इज C। तो इट मीन्स कि C वो सिंबल है जो कि तीनों से बड़ा होगा, तो हमने यहाँ पर आउटपुट करवा दिया C। और इन तीनों में से कोई एक भी ऑप्शन चल जाएगी तो उसके बाद हमारा क्या काम होगा, स्टॉप। तो उससे पहले हमने इन तीनों को एक जगह पर कन्वर्ज कर लिया ऑन पेज कनेक्टर देकर, और हमने रेक्टेंगुलर राउंड कॉर्नर्स वाले सिंबल के अंदर जो हमने स्टार्ट के लिए इस्तेमाल किया था वही हमने स्टॉप के लिए इस्तेमाल किया और उसके अंदर हमने स्टॉप लिख दिया। तो ये आ गया आपके पास कंप्लीट फ्लो चार्ट ऑफ फाइंडिंग द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स, और आप लोगों को सॉल्व करना होगा फॉर
3 unequal, the smallest of 3 unequal numbers. Alright जी, next हमारे पास क्वेश्चन है flowchart to find the acceleration of a moving object given mass and the force applied. Again ये थर्ड प्रॉब्लम थी एल्गोरिथम के लिए, और इसके अंदर हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं, F = ma, और यहाँ पर अब हमें जो गिवन होगी चीज़ें वो है मैस और फोर्स. मैस और फोर्स हमारे पास गिवन है और हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है. तो जो फॉर्मूला इसके लिए यूज़ होता है वो है A = F/m, F / m. तो हमने स्टार्ट किया विद स्टार्ट सिंबल. स्टार्ट करने के बाद हम दो वैल्यूज इनपुट लेंगे, दैट इज मैस एंड फोर्स. वो हमने वैल्यूज इनपुट ले ली. इनपुट लेने के बाद अब हम प्रोसेसिंग सिंबल को इस्तेमाल करेंगे और एक्सेलरेशन = फोर्स / मैस. तो ये हमारा प्रोसेसिंग सिंबल के अंदर आ जाएगा. एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द लास्ट लेक्चर कि जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो हमारी प्रोसेसिंग सिंबल के अंदर आती हैं. तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया एक्सेलरेशन, फोर्स को डिवाइड किया मैस से, और जो भी आंसर है वो हमने एक्सेलरेशन में रखवा लिया. और उसके बाद हम आउटपुट करवा देंगे एक्सेलरेशन को सिंपली पैरेललोग्राम को आउटपुट सिंबल को यूज करते हुए, और हमारा स्टॉप हो गया. तो इट इज एक्चुअली दैट सिंपल. ये इंतहाई आसान है. अगर आप साथ साथ समझते रहेंगे और साथ साथ करते रहेंगे, ऑल यू हैव टू डू इज टू रिमेंबर कि किस ऑपरेशन के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करना है. वो सारे एल्गोरिथम्स जो आपने पहले किए हैं बस उनके अंदर आपने ये सिंबल्स पुट करने हैं और कुछ भी नया नहीं करना. और मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि अगर आपको फ्लो चार्ट्स समझ में आ जाते हैं तो प्रोग्रामिंग आपके लिए बिल्कुल ठीक सब्जेक्ट है, आप इसको ज़रूर परसू करें. ऑलराइट जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज फ्लो चार्ट to input the length of one side of a cube and print its volume. तो cube is basically an 8-sided figure जिसके अंदर 8 sides equal sides होती हैं और उन तमाम sides के दरमियान में 90 का एंगल होता है, उसको हम cube कह रहे होते हैं. ये अब इसके अंदर जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और इन द केस ऑफ क्यूब ये तीनों सेम होती हैं. तो आप इसको लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ भी कह सकते हैं, लेंथ क्यूब भी कह सकते हैं. तो हम इसको स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट सिंपली हमने स्टार्ट सिंबल के साथ स्टार्ट किया. उसके बाद हमने लेंथ की एक वैल्यू इनपुट लेनी है. इनपुट के अंदर हमने पैरेललोग्राम को यूज करते हुए इनपुट L कह दिया, L स्टैंड्स फॉर लेंथ. उसके बाद अब प्रोसेसिंग सिंबल को इस्तेमाल करते हुए इसका क्यूब लेंगे या मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो हमने प्रोसेसिंग सिंबल को इस्तेमाल किया. V वॉल्यूम के लिए हमने V का सिंबल इस्तेमाल किया, = L क्यूब. यू कैन ऑल्सो राइट L स्टैरिक L, इट्स अप टू यू. ठीक है जी. उसके बाद हमने आउटपुट कर देंगे V की वैल्यू को और आपका फ्लो चार्ट स्टॉप कर दिया जाएगा जी. Moving onward to the next example, flowchart number 5, that is find the area of a triangle when the lengths of height and base are given. तो area of a triangle for right angle triangle हमने डिस्कस किया था कि ये बेसिकली हाफ होता है स्क्वायर का, और स्क्वायर का हाफ करने के लिए बेसिकली रेक्टेंगल का हाफ होता है, और हाफ के लिए आप लेंथ इंटू विड्थ करते हैं, जो भी आंसर आता है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकल आता है. तो इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट किया जाएगा. स्टार्ट करने के बाद हम इनपुट के अंदर दो वैल्यूज ले लेंगे, हाइट की और बेस की. इनपुट B, H, और उसके बाद हम प्रोसेसिंग सिंबल के अंदर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट विल बी B स्टैरिक H/2. ठीक है जी. हमने A = B स्टैरिक H पहले उसको पैरेंथेसिस में कर दिया, पहले वो फाइंड आउट किया जाएगा और जो आंसर आएगा उसको टोटल को 2 से डिवाइड कर देंगे. उसके बाद हमने एरिया को आउटपुट कर दिया और हमारा फ्लो चार्ट स्टॉप हो जाएगा. ठीक है जी. आई एम होपिंग कि आप लोगों ने एल्गोरिथम्स किए हुए हैं और अब ये आप लोगों के लिए कंपैरेटिवली बहुत आसान है, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन. उसके बाद है जी नेक्स्ट फ्लो चार्ट नंबर 6, फ्लो चार्ट टू रीड मार्क्स एंड प्रिंट लेटर ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया. अगेन हमने मार्क्स या आप कह लें परसेंटेज बच्चे की इनपुट लेनी है, स्टूडेंट की, और उसके बाद जो भी हमें क्राइटेरिया गिवन है इसके मुताबिक हम उसका ग्रेड बता दिया करेंगे. ठीक है जी. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने के बाद हमने इनपुट लेंगे M.
m کی ویلیو انپٹ آ جائے گی اور سب سے پہلا ڈیسیژن سمبل لگے گا ہمارے پاس اس کنڈیشن کے اوپر کہ if marks are greater than or equal to 80 and less than or equal to 100 تو ہم اس کو آؤٹ پٹ کر دیں گے A1. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم آ گئے, ہمارا فرسٹ ڈیسیژن سمبل لے گا. اب اگر یہ گریٹر دین 80 ہے تو ہم نے کیا کیا, آؤٹ پٹ کر دیا A1. اگر یہاں پر انہوں نے لیس دین اینڈ ایکول ٹو 100 کا مینشن نہیں کیا ہوا تو آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں, جیسے کہ ہم نے اپنے سیکنڈ فلو چارٹ کے اندر, فلو چارٹ نمبر 3 کے اندر آئی گیس ہم نے ڈبل کنڈیشنز لگائی تھی. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ دیکھیں کہ آپ نے A is greater than B and A is greater than C لگایا تھا, تو اسی طریقے سے آپ یہاں پر بھی اس طرح ہی کر سکتے ہیں کہ آپ M is greater than or equal to 80 and M is less than or equal to 100 لگا لیں تاکہ آپ کی غلطی کی چانسز کم ہو جائیں. تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا آؤٹ پٹ A1, اور اس کے بعد اگر وہ مارکس جو ہیں وہ اس کے 80 سے بڑے یا برابر نہیں ہیں تو آپ نیکسٹ کنڈیشن کے اوپر آ جائیں گے, جس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ M is greater than or equal to 70. اگر بڑا ہے تو اس کو آؤٹ پٹ A کر دیں گے, اور اگر نہیں تو پھر ہم دوبارہ چیک کریں گے if marks are greater than or equal to 60 آؤٹ پٹ B کر دیں گے. اسی طریقے سے greater than or equal to 50 کے لیے C کر دیں گے, اور greater than or equal to 40 کے لیے D, اور less than greater than or equal to 33 کے لیے E, اور ادروائز آپ آؤٹ پٹ کو انگریڈڈ کہہ دیں گے یا یہاں پر فیل بھی لکھا جا سکتا ہے. جی, تو یہ ہمارے پاس کمپلیٹ آ جاتا ہے اس کا فلو چارٹ, جس کے اندر ہم نے کمپلیٹ گریڈنگ کی ہوئی ہے. تو سمپلی ہم نے سٹارٹ کیا, ان پٹ لی M, اور اس کے بعد ہم نے ایک ایک کر کے تمام کنڈیشنز لگاتے گئے. اگر 80 سے بڑا ہے تو A آ جائے گا, A1 آ جائے گا. اسی طرح اگر نہیں بڑا تو obviously چھوٹا ہوگا. 70 یا 70 سے بڑے پہ A, 60 یا 60 سے بڑے پہ B, 50 یا 50 سے بڑے پہ C, اور 40 یا 40 سے بڑے پہ D, 33 سے بڑے پہ E, اور ان سے چھوٹا ہو تو ungraded لکھا ہوا ہے. اور ان ساروں کو پھر ہم نے کنورج کیا اس پوائنٹ کے اوپر, اور آگے ہم نے اس کو سٹاپ کر دیا. تو اٹس بیٹر ٹو یوز این آن پیج کنیکٹر اوور ہیئر. یہاں پر ایک سرکولر آن پیج کنیکٹر استعمال کیا جائے اور اس کے بعد آؤٹ پٹ کی جائے سٹاپ, تو وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ اچھا لگے گا. موونگ ٹورڈز آر نیکسٹ فلو چارٹ, دیٹ از فلو چارٹ ٹو فائنڈ دی ایکسپوننٹ آف اے گیون نمبر n. تو ہمیں نمبر دیا ہوگا, اس کی پار دی ہوگی, اور ہم نے اس کو سولو کرنا ہے, اس کا ایکسپوننٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں ان پٹ کے طور پر E ان پٹ لیا جائے گا ایکسپوننٹ, اور نمبر ان پٹ لیا جائے گا اس کی پار. تو سٹارٹ کرتے ہیں. سٹارٹ کرنے کے بعد ہم نے سمپلی ان پٹ لے لیا N اور E. N اور E جب ہم ان پٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد اب ہم نے پروسیس کرنا ہے. پروسیسنگ کے اندر آ جائے گا جی ہمارے پاس دو ویلیوز کو انیشلائز کر, ایک کے اندر ایک کو ہم P کہہ رہے ہیں اور ایک کو ہم K کہہ رہے ہیں. K بیسیکلی ہم استعمال کریں گے اپنی نمبر آف روٹیشنز کو مینٹین کرنے کے لیے. روٹیشنز یہاں پر ہمیں جتنی بھی کروانی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں اس کی پار کے اوپر. جتنی پار ہیں ہم نے اتنی دفعہ اس کو نمبر کو اپنے آپ سے ملٹیپلائی کروانا ہے. تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہم ایک ویریبل رکھیں گے کاؤنٹر کے طور پہ K, اور پروڈکٹ جو ہم اس کا لے رہے ہیں بار بار اور ایک جگہ پر ایک ویلیو کے اندر اکٹھا کریں گے, اس کے لیے ہم ایک ویلیو لیں گے P. تو ان دونوں کو ہم انیشلائز کروائیں گے 1 کے ساتھ. یہ اگین یہ سیم کانسیپٹ ہے جو کہ ہم نے الگوریتھمس کو ڈسکس کرتے ہوئے پڑھا تھا. وہ بھی پرابلم نمبر 7 ہی ہوگی غالباً. سیم کانسیپٹ ہے انیشلائزیشن کا, اور یہاں پر ہم نے ان کے اندر 1 کیوں رکھوایا یہ بھی آلریڈی ڈسکسڈ ہے, کیونکہ جس کانسٹنٹ کے اندر, جس ویریبل کے اندر ہم لوگوں نے پروڈکٹ رکھوانا ہوتا ہے اس کو 1 سے انیشلائز کروایا جاتا ہے, کیونکہ اگر ہم 0 سے انیشلائز کروائیں گے تو وہ سب سے ملٹیپلائی ہو کے تمام ویلیوز کو 0 کرواتا جائے گا. اسی طریقے سے اگر ہم نے سم کے لیے کوئی ویریبل رکھوانا ہو تو اس کے اندر ہم انیشلائزیشن 0 سے کرواتے ہیں کہ وہ ایڈ ہونے سے اس کو چینج نہ کرے. اور یہ وہی کانسیپٹ ہے جس کے اندر ہم نے ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی اور ایڈیٹیو آئیڈینٹی کو بھی ڈسکس کیا تھا. آلریڈی تو ہمارا پہلا پروسیسنگ سمبل آتا ہے یہاں پر, جس کے اندر ہم نے P = 1 اور K = 1 لے لیا. یہ دونوں کو ہم نے یہاں پر انیشلائز کروا دیا 1 کے ساتھ. سب سے پہلے اب ہم کیا کریں گے, P = P*n. P
जो भी n की वैल्यू है, जो भी नंबर है, उसको हमने p से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसको हमने p में रखवा दिया। इसी तरीके से हमने जब एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लिया तो हमने काउंटर के अंदर k = k+1 कर दिया। इसको इंक्रीमेंट भी कहा जाता है। हमने k की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट किया और उसको k की वैल्यू को अपडेट कर दिया। अब यहाँ पर आपको याद होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया जा रहा है, और असाइनमेंट ऑपरेटर जब प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल किया जाता है तो वो राइट साइड को सॉल्व करता है और जो भी उसका आंसर आता है उसको लेफ्ट साइड के अंदर रखवा दिया जाता है। ये करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारी k की वैल्यू e की वैल्यू से बराबर या छोटी है। अगर है तो हमने सेम ये जो काम ऊपर किया हुआ है ये दोबारा करना होगा, ठीक है, और अगर नहीं तो हम स्टॉप कर देंगे। तो क्योंकि हमने ये कितनी दफ़ा चलाना है ये वाला पोर्शन, जितनी दफ़ा हमने e मेंशन किया हुआ होगा, जितना उसका एक्सपोनेंट मेंशन किया हुआ होगा। तो अब यहाँ पर अगर k की वैल्यू e से छोटी या बराबर है तो दोबारा आप जाएंगे और इसको p = p* n करेंगे और k की वैल्यू में एक ऐड करेंगे और दोबारा कंपैरिजन करेंगे, और ये काम उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि k की वैल्यू e से बड़ी नहीं हो जाती। जैसे k की वैल्यू e से बड़ी होगी तो हम 9 पे आ जाएंगे। जो भी p का प्रोडक्ट हमारे पास इकट्ठा होगा रिजॉल्व करने के बाद उसको आउटपुट कर दिया जाएगा और इसको स्टॉप कर दिया जाएगा, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पर n और e की कोई वैल्यूज लेकर फिर फ्लो चार्ट बनाते हैं तो आई गेस कि दैट विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल। इट इज अ जनरल फ्लो चार्ट दैट कैन हैंडल एनी वैल्यूज फॉर n एंड e। आप किसी भी नंबर की कोई भी पार इस फ्लो चार्ट के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं। पर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप n की कोई एक वैल्यू ले लें, सपोज 2 ले लें, e की वैल्यू 3 ले लें, 2⁻3 8 आपका आउटपुट के तौर पर 8 का आंसर आना चाहिए। इसको करके देखिएगा। अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स तो मुझसे डिस्कस करें, मैं इंशाल्लाह उसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो बना लूँगा। मूविंग ऑनवर्ड्स हमारे पास नेक्स्ट जो फ्लो चार्ट है दैट इज फ्लो चार्ट टू प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। अब ऑड नंबर्स आर द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 और ये 1 से स्टार्ट करते हैं, तो हम इसको इनिशियलाइज करेंगे 1 से, और इनके अंदर डिफरेंस होता है 2 का, ठीक है जी। तो हम स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद हमने प्रोसेसिंग के लिए काउंटर के लिए k = 1 ले लिया। k = 1 लेने के बाद हमने आउटपुट करवाई, फर्स्ट ऑड नंबर आउटपुट करवाया। उसके बाद हमने इसके अंदर इंक्रीमेंट किया 2 का। दैट मैंने आपको पहले बताया कि हर ऑड नंबर के अंदर 2 ऑड नंबर्स के दरमियान में 2 का डिफरेंस होता है, तो 1 के अंदर अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो k = k+2, k की वैल्यू पहले 1 है, इसके अंदर हमने 2 ऐड किया, जो भी आंसर है उसको k की नई वैल्यू के अंदर अपडेट कर दिया। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारी k की वैल्यू जो हमारी एंडिंग वैल्यू है दैट इज 100 उसके बड़ी तो नहीं हो गई। अगर नहीं तो हम दोबारा आउटपुट k करेंगे। यहाँ पे कंडीशन आ गया डायमंड सिंबल के अंदर, डिसीजन सिंबल के अंदर, इफ k इज लेस देन 100, अगर 100 से छोटा है तो हमने दोबारा आउटपुट k के ऊपर चले जाएंगे, ये इस एरो की मदद से ऊपर चले जाएंगे। दोबारा k की वैल्यू के अंदर ऐड किया जाएगा 2, जिसको स्टेप भी कहा जाता है। यहाँ पर स्टेप 2 का है k की वैल्यू के अंदर जो इंक्रीमेंट है, और जैसे ही हमारी वैल्यू 100 के बराबर होगी, क्योंकि 100 इज नॉट एन ऑड नंबर, इसलिए 100 के बराबर होगी तो हम 9 के ऊपर आ जाएंगे और इसको स्टॉप कर देंगे। अब इस फ्लो चार्ट को आप देखें, इसके अंदर कौन सी एक वैल्यू को चेंज करें तो ये हमें 1 से लेकर 100 तक के इवन नंबर्स को प्रिंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। दिस इज द सेम क्वेश्चन जो कि मैंने आपसे एल्गोरिथम्स को पढ़ाते हुए भी किया था। तो यहां पर अगर हम k की जो इनिशियल वैल्यू है 1 की जगह हम 0 नहीं लगा सकते, क्योंकि 0 एक इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से। तो अगर हम k की फर्स्ट इनिशियलाइजेशन वाली वैल्यू, इनिशियल वैल्यू को 2 कर देते हैं तो ये सारा जो हमारे पास नजर आ रहा है ये इवन नंबर्स के लिए काम करना शुरू कर देगा कि फर्स्ट वैल्यू 2 स्टार्ट आ जाएगी, 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, और जैसे ही वो 100 के बराबर, अब यहाँ पर ये 100 काउंट नहीं कर रहा,
100 ایون نمبر ہے، پر اس فلو چارٹ کے اندر جب آپ پرنٹ کریں گے تو وہ 2 سے لے کے 98 تک پرنٹ کرے گا، 100 کو پرنٹ نہیں کرے گا. اگر آپ 100 پرنٹ کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ 101 کر دیں، 100 بھی انکلوڈ ہو جائے گا. Alright ji, I guess it will be enough for today, and inshallah we will be discussing the remaining examples of flowchart in the next chapter. Thank you.